हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यह कोई मैराथन सेशन नहीं है, 3-4 घंटे की क्लास होने वाली नहीं है। हम लोग हर हफ्ते आपके लिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देंगे और अगले 2-3 हफ्ते में हम पूरे का पूरा एमसीक्यूज यहाँ पे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कई सारी चीजें करने वाले हैं, जैसे कुछ ट्रिक्स भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इन बिटवीन क्वेश्चंस, जो कुछ यहाँ पे नजर आने वाला है। उसके अलावा करंट अफेयर से रिगार्डिंग भी सही कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे यूज किए गए हैं और किस तरह से कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों उस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूपीएससी ऐसे रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो या तो न्यूज में रहता है या कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, तभी वो वहां से क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन में हम लोग ये भी जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि उस चीज का फायदा हमें मिल सकता है जब हम लोग करंट मतलब 2021 के लिए जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे जहां से यूपीएससी के चांसेस ज्यादा हैं क्वेश्चंस पूछने के। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बीच बीच में मैं आपको भी समय दूंगा ताकि आपको टाइम मिले और आप भी उसको सोल्व करने की कोशिश करो। आंसर भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, तो जो जैसा भी रहेगा आप मेरे साथ पूरी तरह से पार्टिसिपेशन यहाँ पे जरूर करें। सिर्फ इसको सुनना नहीं है, अपनी नोटबुक लेके बैठे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बताए जाएंगे आप उनको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, आप उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ के साथ उसको करते रहें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से ज्यादा डिले बिल्कुल नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है इन द ग्रासलैंड्स trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because of this। ये 2013 का ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपने इसका आंसर मुझे बताना है। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, आप 1 मिनट जल्दी से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपको आंसर यहां पे नजर आता है, उसके बाद फिर मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन इसको करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। In the grasslands, trees do not replace the grasses as a part of ecological succession. What is the reason? Insects and fungi, limited sunlight and paucity of nutrients, water limits and fire, none of the above। 2013 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने हमसे पूछा था। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। हमारे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, जिसे बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस भी कह सकते हो, बायोनिक इंटरेक्शंस भी कहते हो, अलग अलग तरह के जो उसके आप नाम दे सकते हो। तो एक तो इंटरेक्शन वाला टॉपिक और एक सक्सेशन वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। पहले 2013-14 में तो इस सेक्शन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अभी 2-3 साल से तो खैर क्वेश्चन नहीं आया है, बट स्टिल आपके सामने क्वेश्चन है, आप जरा बताने की कोशिश करें कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। ठीक है, इंसेक्ट्स एंड फंजाई, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर लिमिट्स एंड फायर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपका समय खत्म होता है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। देखिए, जब हम लोग आंसर की बात करते हैं तो उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आंसर कभी भी समझ में नहीं आ सकता है। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, आंसर तो आपको पता ही है, आंसर इसका है सी क्या कहता है, वाटर लिमिट्स एंड फायर। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन। आपने मुगलों के, आपने मेडिवल हिस्ट्री तो पढ़ा होगा, आपने है ना एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, एक जो किंग होता है, उस किंग के मरने के बाद उसका बेटा होता है, वो बेटा उसको सक्सीड करता है। सक्सीड मतलब सक्सेशन, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। बहुत बार ये फिक्स होता है और बहुत बार ये फिक्स नहीं होता है। मुगल्स में और दिल्ली सल्तनत में कोई फिक्स नहीं था, बट इसे कहते हैं सक्सेशन। जब एक किंग को एक एम्परर को उसके बाद कोई और एम्परर सक्सीड करता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। मतलब एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक, यही मतलब होता है सक्सेशन का। इसी सेम कॉन्सेप्ट को आप अपने इकोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हो। इकोलॉजी में भी सक्सेशन होता है। आपको जो आज के समय में जो फॉरेस्ट नजर आते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट हैं या जो ग्रासलैंड्स हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी? बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हम तो सक्सेशन का मतलब क्या है, सक्सेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम्स चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम।
तो जहां पे आज आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं, दैट लैंडस्केप वाज नॉट लाइक दैट इनिशियली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ चेंजेस, और उस चेंज को, उस प्रोग्रेस को ही बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, यही सक्सेशन आपका हर हर जगह पे चलता है। यह तो आपका समझ में आ गया। अब उस सक्सेशन के लिए कोई स्टार्टिंग स्टेज आपको चाहिए। हमारे पास दो तरह के सक्सेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वहां पे जो रॉक्स हैं वो बिल्कुल बेयर रॉक्स हैं, बिल्कुल न्यूड रॉक्स हैं, वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है। तो क्या होता है, धीरे 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 इरोजन की वजह से वहां पे थोड़ा सोइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वेदरिंग की वजह से थोड़ा जब सोइल वहां पे बनता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहां पे आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे आते हैं। धीरे धीरे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे वहां पे सोइल को डेवलप करना शुरू करते हैं, और बिल्कुल इनिशियल लाइफ वहां पे शुरू हो जाती है। इनिशियल लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो पहले वहां पे आपको लाइकेंस देखने को मिलेंगे, है ना, उसके बाद थोड़े श्रब्स आपको देखने को मिलेंगे, श्रब्स के बाद आपको थोड़े प्लांट्स देखने को मिलेंगे, प्लांट्स के बाद धीरे धीरे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से वहां पे सक्सेशन होता है। तो ये पहली स्टेज है सक्सेशन की, जब आपकी रॉक बिल्कुल बेयर होती है, खाली होती है, लाइफलेस होती है। धीरे धीरे आपको यहां पे सक्सेशन इस तरह से नजर आता है, और फिर आपको नजर आती है एक फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज नजर आती है ना, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी दोस्तों वो कम्युनिटी होती है जहां पे जाके वो सक्सेशन रुक जाता है। अब वो किसी भी जगह पे रुक सकता है। अब जैसे मान लो राजस्थान की बात करो, या फिर आप जो है सहारा डेजर्ट की बात करो, यहां पे फाइनल कम्युनिटी कौन सी है, सबसे ज्यादा यहां पे जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो कौन सी है? डेफिनेटली यहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट तो होने से रहे। तो यहां पे जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो थोर्नी होती है। लेकिन जब आप इक्वेटर पे जाते हो तो वहां पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है, उस चीज को डिपेंड करता है कि वहां की क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन सी होगी। अगर जैसे रेनफॉल को देखो, अगर कहीं पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी एकदम एक्सट्रीम होगी, डेंस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं पे रेन फॉरेस्ट बहुत कम है, इसका मतलब वहां पे डेंस फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होगी वो या तो ग्रास होगी या कोई थोर्नी प्लांट्स होंगे। तो डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आपकी फॉरेस्ट ही होती है। नहीं नहीं, ऐसा होता तो फिर राजस्थान में इसका मतलब हम बोलते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है ही नहीं, इसका मतलब जो सहारा में कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है ही नहीं, है ना। तो डिपेंड करता है कि वहां पे वाटर कंटेंट कितना है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो शुरुआत वाली जो कम्युनिटी होती है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी, पायनियर बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल शुरुआत होती है। जैसे माइकल जैक्सन को हम लोग पायनियर बोलते हैं क्योंकि माइकल जैक्सन ने ही मून वॉक शुरू किया था। तो आजकल तो सब लोग मून वॉक कर सकते हैं। पायनियर का मतलब होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में उस चीज को स्टार्ट करता है ना। एक होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जहां पे वो जाके सक्सेशन रुक जाता है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स और दैट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और ये जो बीच में इनकी स्टेज होती है इनको बोलते हैं सीयर स्टेज बोलते हैं, सीयर या फिर सीरियल कम्युनिटीज इनको बोलते हैं। मेरे ख्याल से भी आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड की, तो हमारे पास दो ग्रासलैंड होती हैं। एक होती है हमारे पास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसे सवाना टाइप या सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। एक ग्रासलैंड होती है हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसे हम लोग प्रेरीज बोलते हैं, स्टेपे बोलते हैं, है ना, अलग अलग नाम है इसके। अब वहां पे ट्री नहीं मिलेंगे आपको, रेयरली कोई बहुत दूर आपको ट्री देखने को मिलता है, ज्यादातर आपको ग्रासलैंड ही देखने को मिलती है। तो वहां पे जो ग्रास होती है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। जब आप इक्वेटर पे जाते हो तो वहां पे डेंस फॉरेस्ट आपकी जो है आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। ठीक है, समझिए। तो यही है इसका आंसर। तो इन द ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या है, वो ग्रास है। यहां पे प्लांट क्यों नहीं है? क्योंकि भैया वहां पे वाटर की कमी है और फायर की कमी है, जिसकी वजह से वो ग्रास पे जाके ही लिमिटेड हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाता है। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब जैसे आप आर्कटिक में चले जाते हो तो आर्कटिक में आपको ग्रासलैंड भी देखने को नहीं मिलेगा, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में, तो क्योंकि वहां पे ग्रास सपोर्ट नहीं होता है। वहां पे वाटर मतलब इतने ड्राई कंडीशंस हैं और वहां पे टेम्परेचर इतना कम है कि वहां पे ग्रास सपोर्ट ही नहीं होता है। वहां पे आपको थोड़े लाइकन्स देखने को मिलेंगे, मोसेस देखने को मिलेंगे।
तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड करती है कि वहां पे वाटर कंटेंट कितना है, वहां पे टेम्परेचर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंसेक्ट्स और फंजाई वगैरह से इसको कोई ज्यादा यहां पे लेना देना नहीं है, ठीक है। लिमिटेड सनलाइट एंड द पॉजिटिव ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे भी कोई इसका ज्यादा ऐसा रिलेशन नहीं है। सबसे ज्यादा रिलेशन होता है वाटर का। अगर वहां पे वाटर अच्छा है और उसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है तो वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है वो प्लांट बेस्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कई लोगों को ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि वो एकदम फाइनल स्टेज होती है जिसमें ट्री होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक हमारे पास होता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन देखिए, प्राइमरी सक्सेशन होता है बिल्कुल बेर रोग से शुरू होता है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, सपोज करो वहां पे ग्रासलैंड थी, या सपोज करो कि वहां पे डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन किसी कैलेमिटी की वजह से उसके अंदर आग लग गई और वो पूरा फॉरेस्ट जल के राख हो गया। अब वहां पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, वेजिटेशन जो है वो खत्म हो जाती है। अब एक बार वेजिटेशन खत्म होने के बाद दोबारा से जो सक्सेशन शुरू होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन, है ना। खेत वेत में जंगल में आग लग जाती है, उसके बाद दोबारा से वहां पे घास वास थोड़ा उगना शुरू होता है, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। और जब सबसे पहले शुरू होता है दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। याद रहेगा, तो सक्सेशन वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना स्टेज में जाना नहीं था मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने है आपका सेकंड क्वेश्चन, आप इसको पढ़िए और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। ए में कह रहा है ओशियन लेक्स ग्रासलैंड मैंग्रोव्स, मैंग्रोव ओशियन ग्रासलैंड लेक्स। सी में कह रहा है मैंग्रोव ग्रासलैंड लेक्स एंड ओशियंस, और डी में कह रहा है ओशियंस मैंग्रोव्स लेक्स एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है। एक बार इसको आप थोड़ा सा यहां पे पढ़िए। हालांकि मैंने टाइमर यहां पे ऐड किया था बट टाइमर काम कर नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो हाँ समय है ये आपके पास, ठीक है, बताइए। तो एक समय का 1 मिनट का टाइम है, थोड़ा सोचिए क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, और जब ये 2013 में क्वेश्चन आया था मुझे याद है मैंने प्रीलिम्स दिया था उस समय पे। इस क्वेश्चन को लेके हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग की दे रहे थे, कोई भी श्योर नहीं था कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ये यहां पे थोड़ी समस्या थी उस समय पे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ इसका नेचर ऐसा है। हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, हमारी जो रेगुलर बुक्स होती हैं, शंकर आईएएस वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे इसका बहुत सही आंसर नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। बाद में जब यूपीएससी ने आंसर की दिया तब हम लोगों ने अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट का समय है आपके पास, देखें जरा कि इसका आंसर कौन कौन सही देता है, ठीक है। चलिए पहले, सो टाइम इज ओवर नाउ। So first of all, you need to understand that this question is talking about the productivity. This question is not talking about the production. There is a difference between production and productivity. पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है एब्सोल्यूट टर्म में कितना ज्यादा, मतलब क्वांटिटेटिव होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ गेन या रेट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे आज आपने क्या किया, आज आपने लक्ष्मीकांत का 1 चैप्टर पढ़ा, कल को आपने लक्ष्मीकांत का 1.5 चैप्टर पढ़ा, परसों आपने 1.75 चैप्टर पढ़ा, अगले दिन आपने 2 चैप्टर पढ़े, तो आपकी डेली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। डेली प्रोडक्शन का फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन वो पूरी बुक हो, लेकिन उस बुक को आप डेली किस तरह से इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज योर डेली प्रोडक्टिविटी। ऐसा ही होता है ना। प्रोडक्टिविटी का मतलब, जैसे एक खेत है, आपके पास एक फार्म है, उस फार्म के अंदर आप सपोज करो 100 kg वीट प्रोड्यूस करते हो, दैट इज योर ओवरऑल प्रोडक्शन। लेकिन अगले साल आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाले, आपने उसमें इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी की, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पर मान लो पहले आप पर हेक्टेयर 100 kg प्रोड्यूस कर रहे थे, दैट वाज योर प्रोडक्शन। अगले साल आपने क्या किया, उसी सेम एकड़ लैंड से आपने 120 kg प्रोड्यूस किया, तो नाउ योर प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड। रेट ऑफ गेन,
रेट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। अगले साल आपने उसी सेम एकड़ से 140 केजी प्रोड्यूस किया, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पहले तो आपको प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ में आना चाहिए। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा है ओशियंस। अब सीधी सी बात है, एब्सोल्यूट टर्म में अगर आप जाओगे तो ओशन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हो तो हमारे ओशन जो हैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं रेट ऑफ इंक्रीज के हिसाब से, क्योंकि जो ओशन होते हैं यहां पे अप टू 200 मीटर 250 मीटर तक एफोटिक जोन होता है। लेकिन उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे तो डार्क जोन होता है ना, उसके नीचे तो फोटिक जोन, ऊपर वाला फोटिक जोन होता है, नीचे वाला एफोटिक जोन होता है। तो एफोटिक जोन में जो लाइफ होती है, जो मरीन लाइफ होती है, दैट इज वेरी मिनिमम। मोस्टली जो लाइफ होती है ओशन के अंदर वो अपर लेयर में ही होती है। लेकिन ओशन बहुत बड़ा है, ओवरऑल प्रोडक्शन इसकी काफी ज्यादा होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसकी काफी कम होती है। इवन जो डीप ओशंस होते हैं उनको कहा जाता है बायोलॉजिकल डेजर्ट्स। बायोलॉजिकल डेजर्ट्स एज कंपेयर टू देयर साइज, the presence of life is very very minimum in oceans. Oceans are almost like a desert when you go to deep oceans. ये बात हो गई। अब प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है जितनी डाइवर्सिटी वहां पे होती है उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। डाइवर्सिटी जितनी कम होगी उतनी ही कम प्रोडक्टिविटी होती है। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, ओशियंस, लेक्स, ग्रासलैंड्स एंड मैंग्रोव्स। दूसरे में कह रहा है मैंग्रोव्स, ओशियंस, ग्रासलैंड्स एंड लेक्स। थर्ड में कह रहा है मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स एंड ओशियंस। एक और कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा जिसे कहा जाता है इकोटोन। इकोटोन, इकोटोन होता है ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड। जैसे ग्रासलैंड इज एन इकोटोन बिटवीन डेजर्ट एंड द फॉरेस्ट। आपका जो कोस्टल एरिया होता है, आपका जो 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 आपके जो स्वैम्प्स होते हैं, जो आपके वेटलैंड्स होती हैं, दे आर ऑल्सो इकोटोन, ट्रांजिशन जोन होते हैं बिटवीन एक्वेटिक लाइफ एंड टेरिटोरियल लाइफ। तो इकोटोन के अंदर आपको हमेशा ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है क्योंकि यहां पे दोनों तरह की लाइफ सस्टेन कर सकती हैं। तो इसका मतलब जो भी इकोटोन होगा उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा बहुत हाई होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि इकोटोन कौन सा है, ट्रांजिशन जोन कौन सा है। तो हमारे यहाँ पे दो ट्रांजिशन जोन है, एक है मैंग्रोव और दूसरा है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड भी तो इकोटोन है ना, ट्रांजिशन जोन है बिटवीन फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। अब आपने मैंग्रोव को और ग्रासलैंड को कंपेयर करना है। मैंग्रोव के अंदर एज कंपेयर टू ग्रासलैंड ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। ग्रासलैंड में मॉइस्चर कंटेंट कम है और मैंग्रोव में आपकी मरीन लाइफ और आपकी टेरिस्ट्रियल लाइफ दोनों सस्टेन कर सकती हैं। ग्रासलैंड में सिर्फ और सिर्फ टेरिस्ट्रियल लाइफ सस्टेन कर सकती है। तो एज कंपेयर टू ग्रासलैंड, मैंग्रोव्स हैव मोर प्रोडक्टिविटी। तो आंसर इसका आपका होता है सी, मैंग्रोव्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि मैंग्रोव्स का जो आउटपुट होता है, जो वेस्ट होता है, वो मैंग्रोव के अंदर ही जो है रहता है, बाहर नहीं जाता है, जिसकी वजह से वहां पे अलग अलग तरह की लाइफ सस्टेन होती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। दूसरे लेवल पे आता है ग्रासलैंड, क्योंकि ग्रासलैंड भी इकोटोन है, प्रोडक्टिविटी इसकी भी हाई होती है, लेकिन एज कंपेयर टू मैंग्रोव इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है। उसके अलावा चली जाती है आपकी लेक्स और ओशियंस की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है। ओशन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है। लेकिन अगर वो बात करें प्रोडक्शन की, अगर वो प्रोडक्शन की बात करता तो ओशंस की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है एब्सोल्यूट टर्म में। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाता है आपका सी, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स एंड ओशंस। क्योंकि मैंग्रोव्स प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू बायोमास, नया बायोमास। और मैंग्रोव के अंदर नया बायोमास सबसे ज्यादा क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमस है और अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, बाकी थोड़ी आप चीजें यहाँ पे देख ही सकते हो, जो मैंने आपको बताया है ऑलमोस्ट वही सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू फ्लड चेंज, फूड चेंज इन इकोसिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने क्वेश्चन है और आपके पास समय कितना है? 1 मिनट का समय है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें, और तब तक जो है मैं चाय की 2 सिप ले लेता हूं और फिर हम इसके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फूड चेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय है, जल्दी से कर लीजिए क्योंकि फूड चेन और फूड वेब, ट्रोफिक लेवल्स, ठीक है, पिरामिड्स हमारे इकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इकोलॉजी में सक्सेशन वाला टॉपिक, इंटरेक्शन वाला टॉपिक,
इकोसिस्टम और इकोलॉजी की डेफिनेशन के रिगार्डिंग जो चीजें हैं उनके उनके कंपोनेंट्स, और आपका जो है फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स, ट्रॉफिक लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो 1 मिनट का समय है, फटाफट पढ़िए और कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। श्रृंखला मतलब चेन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये चेन होती है बेसिकली, किस किस के बीच में होती है? बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंज्यूमर्स। और प्रोड्यूसर आपको पता है हमारे पास कौन होता है? प्रोड्यूसर होते हैं ऑटोट्रोफ, जो प्लांट्स होते हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद सब कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। और फूड चेन में जो सबसे ऊपर बैठा होता है चेन के ऊपर, वो होता है भैया बिल्कुल एपेक्स कंज्यूमर होता है। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया ना, जो 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 हर कार्निवोर्स होते हैं, टॉप वाले कार्निवोर्स होते हैं। तो फूड चेन में क्या होता है? अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं। पहली बात आपको ये समझने की जरूरत है कि फूड चेन में अंदर अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं, एक स्पीसी नहीं होता है। और अलग अलग, क्योंकि एक स्पीसी दूसरे स्पीसी को कंज्यूम करता है, दूसरा स्पीसी तीसरे स्पीसी को कंज्यूम करता है, तो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन है। ये स्पीसीज के बीच, जैसे जो माउस है, जो चूहा है, उसको कौन खाता है? बिल्ली खाती है। बिल्ली को हो सकता है टाइगर या लायन वो भी खाता है ना। तो ये अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए फूड चेन के बारे में, आई होप आपको सबको पता होगा। पहला क्या कहता है? ऑप्शन पहला कहता है अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। इट्स एन इलस्ट्रेशन, इट्स अ प्रेजेंटेशन। ऑर्डर की प्रेजेंटेशन है कि कौन किसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने इनकरेक्ट को फाइंड आउट कर लिया तो करेक्ट की तरफ जाने का रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है। ऐसी स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे जो देखते ही आपको नजर आएगी यार ये तो नहीं हो सकती। ऐसी स्टेटमेंट पहले देखेंगे। फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। हो गया ना गड़बड़? हमें पता है कि ये अलग अलग स्पीसी के बीच में होता है। ग्रास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खाएगा। तो ये सब अलग अलग स्पीसीज है ना, बिटवीन स्पीसीज तो नहीं है। एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग को तो कंज्यूम नहीं करता है। यहां पे इसने गड़बड़ कर दिया। तो फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, नहीं, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। या फिर ऐसा बोलेगा बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ही तरह का स्पीसी, उनकी ग्रुपिंग को पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स, पॉपुलेशन ऑफ कैमल्स। एक ही स्पीसी है लेकिन वो ग्रुप में है, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। और जब अलग अलग पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती है, पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स, पॉपुलेशन ऑफ कैट्स, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, उसको कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, यही तो खेल है। तो ये आपको थोड़ा इकोलॉजी वाला चैप्टर है, तो सेकंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारे ऑप्शन में सेकंड कहां दिया हुआ है। भैया यहां पे सेकंड दिया हुआ है, तो ये तो गलत आपका डायरेक्ट हो गया। बी में भी आपका 2 नंबर दिया हुआ, तो इसका मतलब ये भी आपका डायरेक्ट गलत हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर। फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर। भैया इसको नंबर से कोई मतलब नहीं है, कितनों ने कंज्यूम किया, नो, इट डजंट मैटर। हाँ, व्हाट मैटर्स इज हु इज कंज्यूमिंग हुम, कौन किसको कंज्यूम कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितने फ्रॉग कितने ग्रास होपर को कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, फ्रॉग ग्रास होपर को कंज्यूम कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो गया गलत। Who consumes whom is more important rather than how many species are consuming how many other producers and the consumers. That is not important. So only option A, only option A. ठीक है, तो आपके सामने ये पूरा दिया हुआ है। फूड चेन illustrates the order in which a chain of organism feed upon each other. एक के दूसरे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो एग्जाम्पल में जैसे आप यहां पे देख सकते हो, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ग्रास, ग्रास को कंज्यूम करता है ग्रास होपर, ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक,
और होक मरने के बाद उसको जो है वो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सेप्रोटोप्स, ये अलग फूड चेन होती है, इसका पार्ट नहीं है ना, अलग इसको अलग से फूड चेन को पढ़ते हैं। यहाँ पे फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करने के बाद इसकी जो होक की बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स थे उसको दोबारा से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा, वो इनऑर्गेनिक हमारी सोइल में दोबारा से चला जाएगा, उस इनऑर्गेनिक को हमारे प्लांट दोबारा से कंज्यूम करेंगे और ये पूरी की पूरी फूड चेन चलती रहेगी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी है वो हमेशा से ही था, नया जनरेट नहीं हुआ है, बस वो ट्रांसफर होता रहता है इधर से उधर। एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दे कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, दे ओनली चेंज देयर फॉर्म, यहां से वहां घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रोफिक लेवल वाला टॉपिक है आपका इकोलॉजी का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आंसर हो गया ए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, which of the following adds nitrogen to the soil, and this question was asked in 2013। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, 1 मिनट का समय देता हूं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो आपका वेस्ट आउटपुट होता है, जैसे हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, हम लोग पोटी करते हैं, सुसु करते हैं, पसीना निकालते हैं, वो भी हमारा एक्सक्रीशन है। ऐसे ही एक्सक्रीशन जो है एनिमल्स भी करते हैं, हम भी तो एनिमल ही हैं, है ना, तो ये आप अपनी बात भी कह सकते हो। अगला है बर्निंग ऑफ द कोल बाय मैन, है ना, हम लोग जो कोयला वोयला जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट वगैरह में, क्या इससे भी नाइट्रोजन ऐड होता है सोइल में? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगला है डेथ ऑफ वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे प्लांट्स आपके मर जाते हैं, इनका जब डीकंपोजिशन होता है क्या उससे नाइट्रोजन ऐड होता है सोइल में? दैट इज द थर्ड ऑप्शन। तो आपके सामने है 1 2 3 एंड 4, मतलब ए बी सी एंड डी। चलिए, कमेंट सेक्शन में सबके सब अपना कमेंट बताएं। ठीक है, चलो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं, पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, हमारा मोस्टली आंसर तो उसी से निकल जाता है। अब देखो, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, मतलब जो एनिमल जो यूरिन करते हैं, यूरिनेट करते हैं, हम लोग या जो दूसरे एनिमल हैं, जब हम लोग यूरिनेट करते हैं तो हमारे यूरिन में काफी यूरिया होता है। भैया नाम ही देखो यूरिनेट है तो यूरिया तो होगा ही, है ना, तो काफी यूरिया होता है। और यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, क्योंकि जब हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, हमारे पास 3 तरह का फर्टिलाइजर होता है एनपीके, जो हम अपनी सोइल के अंदर ऐड करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, राइट। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। तो ये तो सीधी सी बात होगी कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम उसको डालते हैं। और जो यूट्रोफिकेशन होता है, जो हमारी लेक्स वगैरह में ओवरग्रोथ हो जाती है, वो भी इसी के रीजन होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका यूरिन होता है, यूरिन के अंदर यूरिया होता है और यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है। तो जब सुसु करते हो या जो एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं, तो बहुत सारा यूरिन के थ्रू यूरिया मतलब नाइट्रोजन ऐड हो जाता है आपकी सोइल में। तो ये पहले वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, अब ये बी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर तो 1 है नहीं। चलिए देखते हैं बी वाले को, बर्निंग ऑफ द कोल बाय मैन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जब आप कोल को बर्न करते हो तो यहां से क्या निकलता है? बाई प्रोडक्ट निकलता है CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये सबको पता है। नाइट्रस ऑक्साइड बाद में वाटर के साथ ऐड होकर, रेनफॉल के वाटर के साथ आके बनाता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड से होती है, क्या होती है? एसिड रेन। एसिड रेन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये तो बात पक्की है कि सर जो और सल्फर भी प्रोड्यूस होता है, सल्फर, और वही सल्फ्यूरिक एसिड से फिर आपका एसिड रेन भी होता है, नाइट्रिक एसिड से भी होता है। तो ये तो बात पक्की है कि आपके कोल से नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड चलता है। देखिए, आप सल्फर को छोड़ दीजिए, CO2 को छोड़ दीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड में फोकस कीजिए। लेकिन अब यहां आपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चन कह रहा है सोइल के बारे में बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर वो यहां पे एटमॉस्फेयर लिखता तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। अब आपके पास जो कोल को जलाने के बाद क्या बचती है? राख बचती है ना, ऐश बचती है। उस ऐश के अंदर जो है ज्यादातर कार्बन ही होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोल एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड करता है, सोइल के अंदर ऐड नहीं करता है। वो इनडायरेक्टली सोइल के अंदर जा रहा है, दैट्स अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। हम लोग डायरेक्ट रिलेशन को यहां पे देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
अब आप ये देखो इसमें सेकंड स्टेटमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड है तो इनकरेक्ट हो गया, ऊपर वाला तो हमारा पहले से इनकरेक्ट हो गया था, बचता है हमारे पास ए और सी। अब देखते हैं वन तो हमारा करेक्ट है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब थर्ड को देखते हैं, डेथ ऑफ वेजिटेशन। डेथ ऑफ वेजिटेशन, देखिए जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। हमारी बॉडी को भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं, आपका जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से बनता है, और एमिनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन प्राइमरी एलिमेंट होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब हमारी बॉडी को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते एयर से, जैसे हम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। नाइट्रोजन हमें लेनी पड़ती है प्लांट्स के थ्रू। प्लांट्स नाइट्रोजन को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो भी डायरेक्टली नहीं कर सकते। पहले वो क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन करते हैं, नाइट्रिफिकेशन होती है, उसके बाद वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्लांट्स के अंदर जाता है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट्स को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में आता है। इस तरह से हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोडक्शन होती है और हमारे हार्मोन्स वगैरह जनरेट होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि सबको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन होता है, प्लांट्स की बॉडी में भी नाइट्रोजन होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि पहले अमोनिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, उसके थ्रू उनकी बॉडी में जाता है। अब जब वो प्लांट मर जाता है तो नाइट्रोजन आपका क्या है, वो एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक है। जब ये प्लांट के अंदर चला जाता है तो ये ऑर्गेनिक बन जाता है, ऑर्गेनिक। और जब प्लांट की डेथ हो जाती है, उसका जब डीकंपोजिशन होता है, बैक्टीरिया या फंजाई जो होते हैं इस इनऑर्गेनिक मटेरियल को दोबारा से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी उसके अंदर जो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, उन सबको सेपरेट कर देता है। तो वो दोबारा से ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर ऐड हो जाता है। तो यही चक्कर है संसार का, एक बार चीजें आपके बॉडी में आती हैं, उसके बाद वो दोबारा से रिलीज हो जाती हैं। तो ये डेथ ऑफ वेजिटेशन। तो वेजिटेशन की जब डेथ होती है तब डेफिनेटली जो नाइट्रोजन उसकी बॉडी में थी ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो इनऑर्गेनिक में दोबारा से आपकी सोइल के अंदर ऐड हो जाती है। तो ये थर्ड वाला बिल्कुल सही है, इसका मतलब 1 और 3। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। ठीक है, इसी तरह से आपने क्वेश्चन करने होते हैं। एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करो, थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज करो। ठीक है, देखिए क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस का यूज करते हो तो बर्निंग ऑफ द कोल और सोइल आप इसी से रिलेट कर सकते थे कि यार कोल को बर्न करने से तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होगा ना, तो ये तो सोइल की बात कर रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली इनकरेक्ट कर सकते हो, तो दो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती। अब उसके बाद था आपका 1 और सी। अगर आपको 1 और सी का नहीं पता है, फिर भी 50% चांसेस हैं कि आपका ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो जब भी आपके स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर देते हो, आपको वो क्वेश्चन 110% अटेम्प्ट करना चाहिए। तो फिर भी आप एक अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होते हो अगर आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता चल जाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this: which one of the following terms describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organisms? 2013 का ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 मिनट का समय है, फटाफट बताओ, पढ़ो। इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हैंडल हो सकता है, अदरवाइज हैंडल नहीं होगा। तो कुछ टर्म हमारे पास जैसे इकोटोन, इकोलॉजिकल नीश, हैबिटाट, होम रेंज, इनका पता होना चाहिए आपको, तभी ये क्वेश्चन आप हैंडल यहां पे कर पाओगे। इकोटोन तो आपको पता है ट्रांजिशन जोन होता है, जैसे आपका वेटलैंड, आपका ग्रासलैंड, ये सब इकोटोन होते हैं। ठीक है, तो वो तो ट्रांजिशन जोन हो गया। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है वो आपको पता है। हैबिटाट तो मतलब आपका जो एनवायरनमेंट होता है जहां पर आप रहते हो, दैट इज योर हैबिटाट। होम रेंज अभी थोड़ा सा बताता हूं आपको। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स? सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए आपने अपने आसपास, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, पैरट का एग्जांपल लीजिए, या कैट का एग्जांपल लीजिए, या पिजन का एग्जांपल लीजिए, ना पिजन तो सबके घर में ही होते हैं। अब पिजन जो होता है
वो उसका एक अपना फंक्शन होता है इकोसिस्टम में, और वो फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पिजन क्या खाता है, कहां रहता है, किसको कंज्यूम करता है, कैसे प्रोडक्शन करता है। ये उसका फंक्शन है हमारे इकोसिस्टम में। और वो कहां रहता है मतलब उसका फिजिकल स्पेस क्या है, क्या खाता है, क्या उसका फंक्शन है, ये उसको डिसाइड करता है। अब कैट का फंक्शन अलग है, कैट का स्पेस अलग है, पिजन का अलग है, कबूतर का अलग है, कैट का अलग है, डॉग्स का अलग है, हमारा अलग है। सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो आपको अपने आसपास नजर आते हैं, इनका एक अपना यूनिक फंक्शन होता है और एक इनका यूनिक स्पेस होता है जहां पे ये लोग रहते हैं, और तभी ये लोग सरवाइव कर पाते हैं। अब पिजन को, जो दिल्ली में पिजन रहता है, आप इसको आर्कटिक में भेज दोगे तो क्या वहां पे सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो खाता है और जहां रहता है वो वहां जाके एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर जगह पे रहता है, सरवाइव करता है, उसका फंक्शन होता है, उसको कहते हैं नीश। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल नीश। तो उसका फंक्शन और उसका स्पेस डिसाइड करता है। टाइगर, लायन, कैट, डॉग, जेब्रा, वी, यू, हर किसी का एक अपना स्पेस होता है इकोसिस्टम। कई बार ये ओवरलैप कर सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन दो स्पीसीज का एक नीश कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ये आपने ध्यान रखना है। टू स्पीसीज कैन नेवर शेयर अ कॉमन नीश, एग्जैक्ट कॉमन नीश। देयर वुड डेफिनेटली बी सम डिफरेंसेस हियर एंड देयर। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। तो इकोलॉजिकल नीश की डायरेक्ट डेफिनेशन आपको यहां पे दे रखी है। होम रेंज का मतलब होता है, होम रेंज का मतलब होता है आप कितने एरिया को इंपैक्ट करते हो, आपकी टेरिटरी क्या है, दैट इज द मीनिंग ऑफ होम रेंज। जैसे कुत्तों का इलाका होता है, शेर जंगल का राजा होता है, तो वो जंगल उसकी होम रेंज है, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होता है। जिस मोहल्ले में वो कुत्ता रहता है, उस कुत्ते का इन्फ्लुएंस उस मोहल्ले तक ही होता है, वो दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकता, दूसरे वाले लोग उसको अटैक करेंगे। सबका एक ना एक इन्फ्लुएंस होता है, उनकी एक रेंज होती है, जिसे कहा जाता है होम रेंज। ठीक है, तो जो आपका इकोलॉजिकल नीश होता है, दैट इज योर वे ऑफ लाइफ, हाउ यू लिव। ठीक है, वेयर यू लिव, व्हाट यू ईट, हाउ यू सर्वाइव, ना हाउ यू कोप अप विद योर एनवायरनमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, चलिए, तो इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द फूड चेन इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज आर नोन एज डीकंपोजर ऑर्गेनिज्म। डीकंपोजर का एग्जांपल आपको देना है। सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, 2013 का क्वेश्चन है। वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये फंगी नहीं होता, कई लोग इसको फंगी बोलते हैं, इट्स अ फंजाई। बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, बस आपको ये बताना है कि कौन डीकंपोजर होते हैं। देखिए, आजकल तो वायरस के बारे में इतनी न्यूज चल रही है, तो सबको पता होगा वायरस क्या होता है। वायरस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट? दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आजकल सब पूछ रहे हैं कि वायरस एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है या मरा हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सीधा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी टफ है। वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म until it gets a host। जब तक ये किसी होस्ट के सेल के अंदर एंट्री नहीं करता है, तब तक हम नहीं कह सकते कि वायरस एक लिविंग थिंग है, तब तक वो डेड होता है। जैसे ही वो किसी और सेल के अंदर एंट्री कर जाता है तो वो जिंदा हो जाता है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। बिना किसी होस्ट के वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और अगर कोई अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसे हम लोग लिविंग नहीं बोलते हैं। नहीं, लिविंग की सबसे पहली और आखिरी कंडीशन यही होती है कि उसके अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है जब तक वो किसी और के सेल के अंदर नहीं एंट्री करता है। ठीक है, तो इसीलिए, और डीकंपोजर कौन होते हैं? डीकंपोजर ऑर्गेनिक होते हैं। और वायरस तो डीकंपोजर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो लिविंग है ही नहीं। तो इसका मतलब वायरस वुड बी रिजेक्टेड फ्रॉम हेयर। अब आप देखें एक किसके अंदर, उसको सबको रिजेक्ट कर दो। लो जी, लो जी, लो जी, आंसर आपके सामने है। अगर थोड़ा सा आप लॉजिक अप्लाई करोगे ना, आंसर आप झट से निकाल लोगे। एक स्टेटमेंट को आपने फाइंड आउट करना है विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, करेक्ट तक आप खुद ही पहुंच जाओगे। तो 2 और 3, फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे आर आवर डीकंपोजर्स, और इनको बोलते हैं सेप्रोटोफ्स।
है ना, सेप्रोटोप्स बोलते हैं। यही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी ज्यादा टफ चीज यहाँ पे नहीं है। तो जब कोई लिविंग बॉडी या लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स जो वो मर जाती हैं, मरने के बाद उनका होता है डीकम्पोजिशन। जैसे अगर हम लोग मर जाते हैं तो अगर हमें दफनाया जाता है तो हमारा डीकम्पोजिशन होता है। हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक एलिमेंट थे वो डीकम्पोजिशन के बाद इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, कार्बन अलग हो जाएगा, सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं और वो सोइल में ऐड हो जाती हैं। सोइल से वो फिर से प्लांट्स में चली जाती हैं और प्लांट से फिर से वो हमारी फूड चेन का पार्ट बन जाती हैं। तो चक्कर घूमता रहता है। तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, पता नहीं वो ऑक्सीजन हजारों करोड़ों साल पहले कहां जनरेट हुई होगी और वो आज हमारी बॉडी में है। वही सेम ऑक्सीजन मोलिक्यूल अगले हजारों लाखों करोड़ों साल में पता नहीं किसकी बॉडी का पार्ट होगा, किस प्लांट में होगा, किस एनिमल में होगा, यू नेवर नो। तो दीज मोलिक्यूल्स आर नेवर डिस्ट्रॉयड, दे जस्ट गो हियर एंड देयर। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जो आपके लिए दे रखी है आप उसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा पता है तो आप इस आंसर को आसानी से कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2014 में इसको पूछा गया था। ठीक है, इवोल्व होते हो ना आप, इवोल्व होते हो, आप नई नई चीजें सीखते हो, आपकी फॉर्म चेंज होती है, आपका सोचने का तरीका चेंज होता है ना, आपका करैक्टर चेंज होता है, मतलब आप इवोल्व हो रहे हो। और जब ऑर्गेनिजम्स इवोल्व होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। डार्विन ने यही तो कहा था, है ना, नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी कि आपका जब क्लाइमेट चेंज होता है, आपकी सराउंडिंग जब चेंज होती है तो आप इवोल्व होते हो। पहले आप गांव में रहते हो, गांव से आप सिटी में जाते हो, सिटी से आप जो है मेट्रो सिटी में जाते हो। तो जैसे जैसे आपका माहौल चेंज होता है ना, आपका करेक्टर भी इवोल्व होता है, आपका भी इवोल्यूशन होता है। लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में इसे हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बोलते हैं, डार्विन ने हमें बोला था। तो अगर आपका एवोल्यूशन के बारे में बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। 2014 का क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ग्लेशियल साइकिल्स। 1 मिनट का समय है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आप सबको पता है ना, पेंजिया की हम लोग बात कर रहे हैं, पेंजिया की बात कर रहे हैं। देयर वाज अ पेंजिया, है ना, जितने भी कॉन्टिनेंट थे दे वर अ पार्ट ऑफ सिंगल लैंड मास एंड देन इट ब्रोक, पेंजिया ब्रोक, और फिर वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, है ना, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, लोरेशिया एंड ऑल दैट, अलग अलग प्लेट टेक्टोनिक आपने अच्छे से पढ़ाई हुआ है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दैट ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, है ना। वैगनर ने कहा था ना, वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। तो एक तो वो बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है ग्लेशियल साइकिल्स की बात कर रहा है। हमारी अर्थ के ऊपर क्लाइमेट हमेशा से चेंज होता रहा है, कभी यहाँ पे ग्लेशियल पीरियड था, कभी यहाँ पे वार्म पीरियड होता है। अभी जो चल रहा है वो इंटर ग्लेशियल पीरियड चल रहा है ना। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं ग्लेशियल पीरियड को, इसको बोलते हैं हिमयुग बोलते हैं, हिमयुग बोलते हैं ना, जब बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ, हिमयुग। तो अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोनों में। हमारी जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इट वाज वंस अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो एक ही साथ हुआ करती थी। तो जब इंडियन ओशन वहां हुआ करता था, मतलब इंडियन जो पेनिनसुलर प्लेट है, तब इसका क्लाइमेट और कुछ और था। तब यहाँ पे जो स्पीसीज थे वो कुछ और तरीके के होते थे। बाद में जब ये ट्रॉपिक्स में एरिया में आया तो इसके स्पीसीज चेंज हो गए, क्योंकि इसका क्लाइमेट चेंज हो गया, कंडीशंस चेंज हो गई। तो इसका मतलब जो शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट है, ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन, बिकॉज इट इज मैनिफेस्टेड इन द चेंजिंग ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज डेफिनेटली एन एविडेंस जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। ग्लेशियल साइकिल्स, जब यहां पे आइस एज था, आइस एज
तो डेफिनेटली अलग तरह का क्लाइमेट था। उस अलग तरह के क्लाइमेट में अलग तरह के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते थे। बाद में जब वार्म फेस आया, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे, अभी जैसे वार्म फेस चल रहा है, तो अलग तरह का क्लाइमेट है, अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो इवॉल्व होते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों फैक्टर हमारे एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फॉर बोथ 1 and 2 इज योर आंसर। तो आपने बस ये देखना है कि कौन से इवेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, सराउंडिंग चेंज हो रही है, और जब एनवायरमेंट सराउंडिंग क्लाइमेट चेंज होता है तो आपका इवोल्यूशन प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। अगर आप यहां पे देखिए जरा, तो ये जो आपका पीरियड है यहां पे जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका पूरा पेंजिया वाला पीरियड है। तो अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया ब्रोक। और आप यहां पे देख सकते हो, देखिए कैसे इवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ है ना, कैसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे जीव हुआ करते थे, फिर बाद में यहाँ पे जो है डिवोनियन पीरियड में थोड़ा फिश आपको नजर आती हैं, कार्बोनिफेरस पीरियड में जाते हो आपको ये एलिगेटर्स वगैरह नजर आते हैं, परमियन पीरियड में जाते हो आपको ये स्मॉल रेप्टाइल्स आपको नजर आते हैं, ट्राइसिक पीरियड में जाते हो आपको डायनासोर नजर आते हैं। धीरे धीरे डायनासोर ने डोमिनेट करना शुरू किया, जुरासिक पीरियड में डायनासोर डोमिनेट करते हैं। बाद में क्रिटेशियस पीरियड में के एंड में बिल्कुल जाके यहाँ पे डायनासोर खत्म हो जाते हैं, दूसरे स्पीसीज स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे हमारा एवोल्यूशन भी चेंज होता है और नए नए स्पीसीज आते रहते हैं, पुराने स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते रहते हैं। ठीक है, आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नए तरह के स्पीसीज आ जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग 2014 में क्वेश्चन है, बैट्स, बेयर्स एंड द रोडेंट्स। ठीक है, फिनोमिना ऑफ द हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल। हाइबरनेशन का मतलब होता है जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सुप्त अवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट का समय है और फटाफट मुझे, निंद्रा अवस्था या सुप्त अवस्था कुछ ऐसी कहते हैं, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो क्या है आपका। बैट्स मतलब जो चमगादड़ होते हैं, बेयर जो होते हैं भालू होते हैं, और रोडेंट्स, ठीक है, जो जैसे आपका चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, है ना, ये सब हाइबरनेशन में जाते हैं, सुप्त अवस्था में जाते हैं। क्यों जाते हैं ये आपको पता है, क्योंकि विंटर के समय में इतना ज्यादा हमारा टेम्परेचर इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाता है दैट दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द कोल्ड क्लाइमेट्स। तो वो क्या करते हैं, गर्म जगह पे चले जाते हैं। जो रोडेंट्स होते हैं वो जमीन के अंदर घुस जाते हैं बिल विल बना के, और वहां पे रहते हैं जब तक ठंडी होती है। गर्मियां जैसे आती हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जो आके पोलर बेयर होते हैं वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, विंटर के समय में अपनी केव में चले जाते हैं, और उसके बाद वो जैसे ही समर शुरू होता है तो वो बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही आपके जो है बैट्स भी करते हैं, चमगादड़ जो होते हैं। तो ये हाइबरनेशन का इनका एक पीरियड होता है। क्यों करते हैं ये ऐसा, सर्वाइव करने के लिए करते हैं। इनको पता है कि आप लोग विंटर में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो ये अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको स्लो कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं मेटाबॉलिज्म को, और अपनी जो हार्ट रेट होती है उसको भी स्लो कर देते हैं, अपनी जो एनर्जी कंजप्शन है उसको स्लो कर देते हैं। देखिए ये देखो, ये बेचारा हाइबरनेशन में है, ये भी हाइबरनेशन में एकदम ऐसे छुप के बैठा हुआ है, एकदम स्लो प्रोसेस कर रखी है इसने, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। जो पोलर बेयर होता है, आपने ऐसा देखा होगा पोलर बेयर, तो जब समर होती है तो वहां पे खूब सारी मछलियां होती हैं, सीलवील होती है, तो पोलर बेयर जो है दिन रात उनको खाता रहता है, और अपनी बॉडी के ऊपर इतनी मोटी लेयर जो है फैट की स्टोर कर लेता है, क्योंकि इसको पता है कि भाई तुझे विंटर में हाइबरनेशन में जाना है। तो जब ये विंटर में हाइबरनेशन में जाता है पोलर बियर, तो धीरे धीरे इसकी फैट कंज्यूम होती रहती है। और ये देखिए, जब समर आती है ये बाहर निकलता है तो बेचारा एकदम सुकड़ा सा होता है, और विंटर में एकदम ऐसे एकदम तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा होता है, क्योंकि हाइबरनेशन में इसको जाना है ना, अपनी बॉडी में एनर्जी स्टोर करके लेता है उस पीरियड के लिए। इसे कहते हैं हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी and the metabolic depression in the endothermesis characterized by low body temperature, slow breathing and the heart rate and low metabolic rate। क्योंकि जब आप भाग दौड़ करोगे तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग हो जाता है, आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो ये आराम से चुपचाप एक जगह पे बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, और अपना हार्ट रेट को स्लो कर लेते हैं, एनर्जी इनकी कम कंज्यूम होती है, और ये अपने बॉडी को टेम्परेचर को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि इनका बॉडी का टेम्परेचर फ्रीजिंग नहीं हो पाता है। देखिए अगर वो फ्रीजिंग हो जाएगा तो मर जाएंगे बेचारे। हाइबरनेशन होता है विंटर में। तो क्या समर में भी एनिमल्स हाइबरनेशन में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन जो समर में जाते हैं ना उसको हाइबरनेशन नहीं बोलते, उसके लिए अलग नाम है जिसे बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन इज अ काइंड ऑफ हाइबरनेशन बट इन समर्स।
जब एक्सेस हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और सरफेस के ऊपर आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, जैसे जैसे स्नेक होते हैं। मई जून के महीने में अगर आप राजस्थान में जाओगे, स्नेक्स आपको दिन में नहीं नजर आएंगे, रात को नजर आते हैं, क्योंकि दिन में वो अपने बिल में घुस जाते हैं, काइंड ऑफ एस्टिवेशन, हीट से बचने के लिए, है ना। बस थोड़ा सा यही समझना है आपको। जैसे लंग फिश होती है, अर्थवर्म्स जो होते हैं, जो केंचुए होते हैं, स्नेल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, दे यूज दिस एस्टिवेशन। उसके अलावा आपका जो पोलर बेयर होता है ना, बैट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं। मोस्टली जो आपके रोडेंट्स होते हैं, दुनिया में 40% से ज्यादा रोडेंट्स आपके हाइबरनेशन करते हैं। चलिए, अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था। अगला जो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, इफ यू वॉक थ्रू एन कंट्री साइड you are likely to see some birds stalking alongside the cattle to seize the insects disturbed by their movement through grasses. Which of the following birds are that? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हालांकि आपकी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है, बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है। सॉरी, जो आपकी 12th स्टैंडर्ड वाली है ना एनसीईआरटी, 12th स्टैंडर्ड की जो चैप्टर एनसीईआरटी वाले हैं, वहां पे आपको ये दिया हुआ है, बट इनडायरेक्टली तरीके से दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि जब कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं, जैसे गोट्स या काऊ या भैंस वगैरह, उनके पैर जो होते हैं वो सोइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स वो निकलते रहते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, और कौन सा बर्ड जो होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय है, वैसे 1 मिनट का समय से भी कम ही दूंगा इसमें आपको, क्योंकि टोटली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्या कहता है, अब देखो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। Until unless you know the specific information about every bird, you are not able to answer this question. लेकिन थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। कैसे? अगर आपको ये पता है ब्लैक नेक्ड क्रेन, अभी लद्दाख ने इसको अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है, स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है ना। इसका मतलब जो आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ये आपको हिली एरियाज में मिलता है, आपको अरुणाचल में मिलेगा या फिर आपको लेह लद्दाख वाले रीजन में मिलता है, ये आपको पता है। अब ब्लैक नेक्ड क्रेन जब आपको वहां पे मिलेगा, तो इसका मतलब कंट्री साइड में तो नहीं मिलेगा। कंट्री साइड का मतलब इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, एंड वी वेरी वेल नो फ्रॉम दिस ब्लैक नेक्ड कि ये इंटीरियर में तो नहीं मिलता, ये तो आपको हिली एरियाज में मिलता है, माउंटेन में मिलता है। इसका मतलब 3 को रिजेक्ट कर सकते हो। आपको पेंटेड स्टोर्क के बारे में और कॉमन मायरा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में अगर आपको थोड़ा पता है, तो ये क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। अब ये आपको ये पता है कि ब्लैक नेक्ड क्रेन तो नहीं है, इसका मतलब 3 तो रिजेक्ट हो गया, बचा ये 2। अब इस पे आप इस पे मारो या इस पे मारो, वो आपकी मर्जी है। करना तो आपने अटेम्प्ट है जरूर, क्योंकि आपने 2 स्टेटमेंट को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो, तो 50% चांस तो है। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आप जो है ए अभी इसी पे भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको पेंटेड स्टोर्क के बारे में और कॉमन मायरा के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब ये किस्मत के ऊपर है, आप इसको लगाते हो तो कौन सा ठीक होता है। अगर आपने इन 2 के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है तो शायद आपको थोड़ा आइडिया होगा। कॉमन मायरा अगर आपको हिंदी में पता है इसको क्या बोलते हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, कॉमन मायरा को हिंदी में बोलते हैं मैना। सबने देखा है मैना को, है ना। ये देखिए, ये रही मैना, एकदम बिल्कुल कॉमन होती है। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। हरियाणा में इसको गुरसल्ली बोलते हैं, मैना। अब देखिए, जैसे जो गाय बैल होती हैं, ये जब चरती हैं तो ये बहुत सारी मैना इनके साथ ही चरने लगती हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े खाती हैं। तो इसका मतलब ये कॉमन मायरा जो है, ये तो बिल्कुल श्योर है, ये तो आंसर होने ही वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो होगा ही। अब 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है। एक के बारे में थोड़ी सी दिक्कत है, पेंटेड स्टोर्क। पेंटेड स्टोर्क देख लो आप, ये है पेंटेड स्टोर्क, ये पेंटेड स्टोर्क है, बगुला टाइप का होता है ये, ठीक है। ये आपका जनरली वेटलैंड्स में मिलता है, वेटलैंड्स में मछली वछली खाता है वहां से। तो जब ये वेटलैंड में मिलेगा तो वेटलैंड में ग्रेजिंग तो नहीं होगा, इसका मतलब इसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। ओनली आंसर इज दिस, मैना। मैना इज द ओनली आंसर। गुरसल्ली कहते हैं लोकल भाषा में मेरे यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं इसको, लेकिन बहुत कॉमन होता है ना। जो क्रो है, मैना है, और जो आपका पिजन है, ये बहुत कॉमन बर्ड हैं हमारे यहाँ पे। पहले स्पैरो भी हुआ करती थी, आजकल तो स्पैरो बहुत कम देखने को मिलती है बेचारी, ठीक है। खैर, तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइकन्स विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए क्या कह रहा है, दोबारा से इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्वेश्चन पूछ लिया है।
कि लाइकन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इवन ऑन द बेयर रॉक, जो खाली रॉक होती है, बिल्कुल बेयर होती है, इनिशियल स्टेज में होती है, वहां पे भी इकोलॉजिकल सक्सेशन लाइकन से शुरू हो सकता है। लाइकन इज एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, आपको यह बताना है कि इनके किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिंपल क्वेश्चन है आपका 12th की जो एनसीईआरटी है ना, बायोटिक इंटरेक्शन, एग्जैक्टली वहां से क्वेश्चन पूछा गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। एक एग्जांपल आपको सिम्बायोटिक रिलेशन का देता हूं मैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन पोलिप एंड जूजेंथली। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इट्स अ ट्रेड ऑफ। I get some benefits from you, you give some benefits to me, and that is how we both survive. I need something you have, you need something I have. Let's trade off. That's symbiotic relationship. अब ये symbiotic relationship किसके बीच में होता है वो आपको बताना है, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, between algae and bacteria, between algae and fungi, between bacteria and fungi, and between fungi and the mosses. बिल्कुल एक फैक्चुअल टाइप का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ज्यादा समय लूंगा नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका आ जाता है बी। ठीक है, लाइकन जो है इट्स सिम्बायोटिक, ये देखिए फोटो देखिए लाइकन की यहाँ पे है। इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। एक आपके पास होता है अलगे होता है, और एक आपके पास होता है फंजाई। ठीक है, अलगे इज अ काइंड ऑफ प्लांट। ठीक है, फंजाई इज अ काइंड ऑफ एनिमल। अब इन दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, फंजाई जो है कुछ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अलगे जो है कुछ और प्रोड्यूस करते हैं। तो अलगे इतने छोटे छोटे होते हैं कि दे नीड शेल्टर, एंड फंजाई प्रोवाइड्स देम शेल्टर। एंड इन दैट ट्रेड ऑफ, जो आपका अलगे होता है वो फंजाई को क्या देता है, बाई प्रोडक्ट। क्योंकि अंजाई जो आपका अलगे जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, उससे जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं वो फंजाई को देता है। फंजाई उस प्रोडक्ट को खाके ग्रो करता है और वो अलगे को शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो भैया तुम मुझे शेल्टर दो, मैं तुम्हें न्यूट्रिएंट्स दूंगा, एंड लेट्स बोथ सर्वाइव। दैट इज योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ लाइकन। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये कहता है एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कैंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटीज ट्राइब प्लांट्स सैपलिंग ऑफ द फ्रूट बेयरिंग ट्री। 2014 का क्वेश्चन है, उस समय ये क्वेश्चन करंट अफेयर में था। क्योंकि देखिए आंसर मुझे आप बता दो, मैंने टाइमर लगा दिया है। 2013 में एक न्यूज बड़ी वायरल हुई थी कि कुछ ट्राइबल लोग मध्य प्रदेश में, उनका एक फेस्टिवल होता है, एक मंथ लॉन्ग फेस्टिवल होता है, जिसमें वो फ्रूट्स वाले प्लांट्स को प्लांट करते हैं। अब आप बोलोगे तो सर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहां की जो सरकार थी उस समय पे वो इसका विरोध करते थे। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं बेचारे, दिन में प्लांट करते थे, रात को सरकार इनको उखाड़ देती थी। आप बोलोगे सरकार पागल हो गई है क्या? एग्जैक्टली क्योंकि सरकार चाहती है कि वहां पे जो फॉरेस्ट हैं, वहां पे टीक के पेड़ होते थे, साल के और टीक के। सरकार नहीं चाहती कि वहां पे आप फ्रूट्स के पेड़ लगाओ, क्योंकि जिससे वहां पे जो नॉर्मल फॉरेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से वो कुछ प्रोटेस्ट कर किया था उन्होंने, और ये न्यूज में था। और क्योंकि ये न्यूज में था इसलिए 2014 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये मध्य प्रदेश में कम्युनिटी है गोंड कम्युनिटी एंड द कोरकू कम्युनिटी। ठीक है, दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड हरी जीरोती। नाम है उस फेस्टिवल का हरी जीरोती। तो ये लोग क्या करते हैं, सैपलिंग करते हैं फ्रूट ट्रीज की, इसमें गवावा, पपाया है ना, अमरूद और ये सारी चीजें फ्रूट्स होते हैं। सरकार इनको उखाड़ रही थी, ये उसको लगा रहे थे, इसी वजह से न्यूज में था और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो कुछ इस तरह की जो चीजें होती है ना, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी आंख कान खोल के रखो, जो आपके पास हो रही हैं चीजें उसका फटाफट आप उसको देख लिया करो, एग्जाम में पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। यार इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, 2015 का क्वेश्चन है। सिंपल सी आपको डेफिनेशन पूछ रहा है इकोसिस्टम की। अगर आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन ही नहीं पता है और आप एनवायरमेंट इकोलॉजी के पेपर को तैयार करके बैठे हो, इसका मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम?
सिंपल डेफिनेशन है, दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स, दे आर एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड इंटरेक्शन बिटवीन बोथ is called a ecosystem. That system where biotic component and abiotic components interact with each other is called ecosystem. And that branch of science which studies this interaction is called ecology. लॉजी का मतलब होता है साइंस, लॉजिक। इको का मतलब होता है आपका इकोलॉजी, मतलब इकोसिस्टम, ठीक है, एनवायरमेंट एंड ऑल दैट। सिंपल सा है। क्या कह रहा है, आप पढ़िए उनको। ए में कहता है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अदर, वेरी गुड। दूसरा क्या कहता है, द दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भैया लिविंग की बात क्यों कर रहे हो, नॉन लिविंग का क्या होगा, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर तो नॉन लिविंग भी होते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगला क्या कहता है, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। यस, कम्युनिटी लाइक we interact with our environment on the constant basis in order to survive. That is called your ecosystem. Flora and fauna of a geographical area. Flora and fauna are both biotic components. और इकोसिस्टम में तो एबायोटिक भी होता है जो नॉन लिविंग होता है, आपका टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, है ना, ये सारा तो एबायोटिक होता है और हमारे एनवायरमेंट का पार्ट होता है। इसीलिए आपका स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या है, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अब यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा है, ए बायोटिक कंपोनेंट की बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स तो भैया लिविंग ही होते हैं, नॉन लिविंग थोड़ी होते हैं, इसलिए दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर आपका सिंपल सा है, आ जाता है सी। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, आप आंख बंद करके इसका आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वायरस कैन इनफैक्ट, वायरस किस किस को इन्फेक्ट कर सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली वायरस इतना सारा न्यूज में है, तो दोबारा से आपसे क्वेश्चन इस तरह से कुछ ना कुछ पूछ सकता है। बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स। आप सबको पता है वायरस जब अकेला रहता है तो वो बेचारा डेड होता है, निर्जीव होता है, एबायोटिक होता है, उसके अंदर जीवन नहीं होता है। जैसे ही वायरस किसी और सेल को इंपैक्ट करता है, उसको अटैक करता है, तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो वायरस हमेशा खोजता रहता है कि किसको अटैक करे, जो भी उसको लिविंग सेल मिलता है उसको अटैक कर देता है, और जिसको वो अटैक करता है उसको इन्फेक्ट करता है। इसीलिए वायरस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वो बैक्टीरिया को भी कर सकता है, वो फंजाई को भी कर सकता है, प्लांट्स को भी कर सकता है, वो हम आपको मुझे तो करता ही है, किसी को भी कर सकता है भैया वायरस। कंप्यूटर में जब वायरस आता है तो वो लैपटॉप को भी, कंप्यूटर को भी, प्रिंटर को भी, मोबाइल को भी, सबको इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस का करैक्टर ही ऐसा है, तो सबको इंपैक्ट कर सकता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ इसमें खास है नहीं करवाने को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स विच इज द एडवांटेज एट डिसएडवांटेज ऑफ द बायो रेमिडिएशन टेक्निक। अगर आपको बायो रेमिडिएशन टेक्निक का नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। देखिए बायो रेमिडिएशन दो वर्ड को मिलकर बना है, कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे आंसर बता दो क्वेश्चन पढ़ के। बायो रेमिडिएशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक होता है बायो और दूसरा होता है रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है मिटिगेशन, फिक्सेशन, जब किसी चीज को फिक्स करते हो उसको, है ना, रेमेडी करते हो, उसका उपाय करते हो, सॉल्यूशन ढूंढते हो। और बायो का मतलब होता है लिविंग। लिविंग मतलब जो जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके रेमेडी करते हो। अब रेमेडी तो तभी करोगे ना जब प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है पोल्यूशन, प्रॉब्लम है कंटेमिनेशन। तो जब एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है उसकी जब आप रेमेडी करते हो बाय यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। वर्ड के मीनिंग के अंदर ही आंसर है। इसका मतलब बायो रेमिडिएशन के लिए हम लोग लिविंग कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। आपका बैक्टीरिया, फंजाई या कुछ और चीजें का यूज कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, इट इज अ टेक्निक ऑफ क्लीनिंग अप पोल्यूशन। वो तो है ही, क्योंकि पोल्यूशन होगा तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगा तो रेमेडी होगा। by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature। तो मतलब हमें बायोडिग्रेडेशन ही तो करना है। जब हम डिग्रेडेशन करेंगे तभी तो रेमेडी होगा। डिग्रेडेशन मतलब डीकंपोजिशन, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हो गया। ये स्टेटमेंट तो ठीक लग रही है। अगली स्टेटमेंट क्या कर रखा है, एनी कंटेमिनेंट्स। देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है,
और आपके एग्जाम में अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर वो बोलेगा वन एंड ओनली, ओनली, एनी, अगर इस तरह की स्टेटमेंट देगा ना तो मोस्टली आपकी इनकरेक्ट होती है। तो एनी कंटेमिनेट विद हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड द लेड कैन बी रेडिली कंप्लीटली ट्रीटेड बाय द बायो रेमिडिएशन यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भैया बायो रेमिडिएशन जो होता है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, फास्ट नहीं होता है। अगर स्लो प्रोसेस होता है तो हैवी मेटल्स को ये जो है डीजेनरेट नहीं कर सकता, डीकंपोजिशन नहीं कर सकता, और वैसे भी बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो इनकरेक्ट हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बाय आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट किस किस के अंदर है, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, बचा कौन सा हमारा, ये वाला। अब इसमें देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द बायो रेमिडिएशन। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स, जो उसका सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, उसके अंदर चेंज करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। दैट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हेन यू ट्वीक, व्हेन यू चेंज द जेनेटिक स्ट्रक्चर टू इंड्यूस और चेंज द प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड योर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम लोग नए बैक्टीरिया बना सकते हैं जो बायो रेमिडिएशन करेंगे। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आपका हो गया 1 and 3 ओनली। एक नाम यहां पे दिया हुआ है, देखिए ये नाम है अल्कैनिवोरेक्स। ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, ये ऑयल को कंज्यूम कर सकता है। तो ओशंस के अंदर जो ऑयल स्पिल होता है, अगर तो इसका आप उसको वहां पे डाल दोगे तो उस ऑयल को खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा, और उसको कंज्यूम करने के बाद उसको डीकंपोज कर देगा, डीजेनरेट कर देगा, और हमारा जो ओशन के अंदर जो पोल्यूशन था, कंटेमिनेशन था, वो रिड्यूस हो सकता है। ऐसे ऐसे हम और भी बना सकते हैं लेबोरेटरी में, तो ये लेबोरेटरी में बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द लॉ। अब ये प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कब पास हुआ था, 72 में पास हुआ था। इसके अंदर कुछ शेड्यूल होते हैं। एक होता है हमारे पास शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर उन एनिमल्स को ऐड किया गया है जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, घड़ियाल, चीता, वैसे तो इंडिया में चीता है नहीं, फिर भी पिग्मी होग, ये शेड्यूल 1 के अंदर ऐड किए गए हैं। इन्हें हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। अगर आप इन्हें हंट करते हो तो आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, नॉन बेलेबल वारंट आपके अगेंस्ट में जारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को मारना चाहते हो तो आपको पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बोलोगे सर मारना क्यों चाहेंगे, हम पागल थोड़ी हैं। देखिए, अगर कोई टाइगर, अगर वो मैन ईटिंग टाइगर हो जाता है, अगर वो इंसानों के ऊपर अटैक करने लगता है तो उसको मारा जा सकता है, और मारने के लिए उसको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपको बस इसके बारे में पता होना चाहिए कि शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। अगर आपको ये पता है तो इसका आंसर आप इजीली भी फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हो। देखिए आंसर आपका आता है 1, 2 and 3 डी, क्योंकि इसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे तो इसके अंदर 35 के लगभग एनिमल होते हैं, सभी के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेजर वाले हैं उनके तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल हैं। एक होता है हमारे पास आर्टिकल 48A, जो है एक डीपीएसपी, ये बात करता है नेचुरल प्रोटेक्शन के बारे में। एक आर्टिकल हमारे पास 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी बात करता है ना, लाइक टू इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद आपका जो है शेड्यूल 1, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, बायोलॉजिकल डिमांड आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए हमारे पास कुछ 3 टर्म होती हैं, ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, बीओडी एंड ओडी। ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, जो डिसोल्व ऑक्सीजन होती है हमारे वाटर के अंदर, दैट इज योर ऑक्सीजन डिमांड, और डिसोल्व ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। एक होता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। हमारे वाटर के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं,
तो जब आप वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करते हो, जैसे आपने कोई केले का पत्ता, केले का छिलका वहां पे फेंक दिया, कोई भी ऑर्गेनिक चीज आपने वहां पे फेंक दी, अब उसका डीकंपोजिशन होगा। डीकंपोजिशन के लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीकंपोज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो इट इज दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट decomposers required to decompose that particular organic matter, that is called your biological oxygen demand. So biological oxygen demand is the demand of oxygen demanded by the microorganisms to decompose the organic matter, that is your BOD. जितना ज्यादा आप वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करोगे उतना ही ज्यादा उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जितना ज्यादा वो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ही कम आपके अंदर वाटर के अंदर ऑक्सीजन होगा, और जितना कम वाटर ऑक्सीजन होगा वो आपकी जो फिश वगैरह होती है मरीन लाइफ वो खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, वो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनको डीकंपोज करने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड COD। ठीक है, क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन असे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। असे का मतलब होता है असेस करना, ऑब्जर्व करना। तो हमारे एक्वेटिक सिस्टम में कितना पोल्यूशन है ये बायोडी हमें बता सकता है। जितना ज्यादा उसके अंदर पोल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा उसका BOD होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। तो इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन। मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसका भी कोई लेना देना, क्योंकि हम लोग BOD COD को फॉरेस्ट इकोसिस्टम में नहीं, मरीन इकोसिस्टम में यूज करते हैं। असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, फिर से वही बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोग एक्वेटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे C। अगला क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। अब ये न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड क्या है? ओल्ड वर्ल्ड मतलब होता है जो पुरानी दुनिया थी, न्यू वर्ल्ड मतलब जो नई दुनिया है। नई दुनिया मतलब ऐसे नए कंट्रीज, ऐसी नई लैंड दैट वी रिसेंटली डिस्कवर्ड। जैसे 15th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में जब यूरोप से बहुत सारे एडवेंचरर्स लोग निकलना शुरू हुए इन सर्चिंग ऑफ लैंड, तो दे वेंट टू अमेरिका, दे वेंट टू साउथ अमेरिका, दे वेंट टू सेंट्रल अमेरिका, दे वेंट टू नॉर्थ अमेरिका। उससे पहले इनको पता ही नहीं था यहां पे कोई लैंड ऐसी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए अमेरिका को, सेंट्रल अमेरिका को कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। यूरोप को, अफ्रीकन, जो वेस्ट अफ्रीका, इसको कहा जाता है ओल्ड वर्ल्ड। तो ये जो अंग्रेज लोग थे, जो यूरोप से जो लोग थे, वो जब अमेरिका में गए तो उन्होंने वहां पे जाके क्या इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन है बस। क्या है? टोबैको, कोकोआ एंड रबड़, अच्छा जी। टोबैको, कॉटन एंड रबड़, अच्छा जी। कॉटन, कॉफी एंड शुगर केन, रबड़, कॉफी एंड वीट। देखिए, वीट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वीट पहली ऐसी क्रॉप है जो इंसानों ने डोमेस्टिकेट की थी। तो वीट तो पूरी दुनिया में ही खाई जाती है, चाहे अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, कॉटन भी नहीं हो सकता। कॉटन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कपड़े तो पहले भी लोग पहनते थे। अमेरिका में जब यूरोप से लोग गए, उससे पहले जो वहां पे सिविलाइजेशन थी, कपड़े तो वो भी पहनते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे। तो कॉटन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कॉटन वाले को भी रिजेक्ट कर सकते हो। कॉटन कहां कहां पे है? ये रहा कॉटन और ये रहा कॉटन, आप इन दोनों को भी रिजेक्ट कर सकते हो। वीट वाले को आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तो बचा हमारे पास क्या? टोबैको, कोको एंड रबड़। ये कैश क्रॉप्स हैं। और भैया जो यूरोप से लोग गए थे उनको तो सिर्फ कैश से मतलब था, ओनली कैश। वीट इज नॉट अ कैश क्रॉप। पैसा कमाने गए थे ना, तो वहां पे जाकर वीट थोड़ी ग्रो करेंगे। तो वीट तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया था। और कॉटन वहां पे पहले से ही ग्रो हो रहा है, क्योंकि कपड़े तो वो लोग भी पहनते थे पहले से। इस कॉटन को हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। बचा क्या? टोबैको, कोको एंड द रबड़। इसीलिए आपका आंसर हो जाता है 1। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट क्या है? सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ द स्नेक्स आर विविपेरस। देखिए, आप इस वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए, सम। सम इज नॉट एक्सट्रीम स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के अंदर का भी सब्जेक्टिविटी होती है। कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आपको हमेशा मिल जाती हैं, और सम का मतलब होता है एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे आप बोलो कि एवरीबडी इज मैड, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया।
आप बोलोगे सम पीपल आर मैड, हो सकता है कितनी बड़ी जनसंख्या में कुछ लोग हों थोड़े क्रेजी टाइप के, तो स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, इसीलिए ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सम स्पीसी ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर्स, हालांकि मेजर जो टर्टल होते हैं 99% जो टर्टल होते हैं दे आर नॉट हर्बीवोर्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं। फिश आर हर्बीवोर्स, मेजोरिटी ऑफ द फिश जो है वो हर्बीवोर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ फिश की ऐसी वैरायटी होती हैं जो हर्बीवोर होती हैं। ठीक है, ये ओवीपेरस क्या होता है, वीवीपेरस क्या होता है? देखिए मोस्टली जो स्नेक्स होते हैं वो अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, वो होता है ओवीपेरस। बट कुछ स्नेक वैरायटी ऐसी हैं, स्पीसी ऐसी हैं जो अंडे देने के बजाय डायरेक्ट बच्चे देती हैं, दे आर कॉल्ड वीवीपेरस। ठीक है, वीवीपेरस। तो कुछ एक्सेप्शन तो हमेशा ही हो सकती हैं, इसलिए आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट होती है। ठीक है, अगला क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द, किसकी मॉनेटरी वैल्यू है? अगर आपको सोशल कॉस्ट का मतलब नहीं पता है कार्बन की, तो आपको ये आंसर नहीं निकाल सकते। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। कॉस्ट का मतलब होता है नेगेटिव इंपैक्ट, सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कार्बन किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, दैट इज द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। जैसे मान लो आपके पड़ोस में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, अब उन फैक्ट्रियों से बहुत सारा धुआं निकलेगा, पोल्यूटेंट्स निकलेंगे, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट ऑफ कोल, कार्बन, है ना। अब आप इसको जीडीपी में काउंट नहीं करते हो, इसे कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। जीडीपी में आप इसको काउंट नहीं करते हो। जैसे मान लो मैं यहां पे स्मोकिंग कर रहा हूं, तो मेरे से मुंह से जो धुआं निकल रहा है वो मेरे पड़ोसी को भी तो इंपैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग। एक्सटर्नल इंपैक्ट ऑफ स्मोकिंग दैट आई एम डूइंग बट अनदर पर्सन इज गेटिंग हार्म्ड, दैट इज एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। सपोज आपके पड़ोस में कोई परफ्यूम की फैक्ट्री है, खुशबू तो आपको भी मिल रही है, दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, राइट। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक, क्या कह रहा है? अ लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर। यस, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के बारे में पता है तो आप इसका बता सकते हो। रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल, रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा है। हाँ, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसका जो इंपैक्ट होता है दैट इज सोशल कॉस्ट। एफर्ट्स पुट इन बाय द क्लाइमेट रेफ्यूजी से कोई लेना देना नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट, बजाय तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन मतलब नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछ लिया यूपीएससी ने। 2018 का क्वेश्चन है, 2017 में ये लेक न्यूज में थी, जून में एग्जाम हुआ था, मई में, और पिछले साल नवंबर 2017 में ये एक आर्टिकल न्यूज में था और वहीं से उसने क्वेश्चन उठाया। देखिए आर्टिकल भी दिखा देता हूं, ये है द हिंदू का आर्टिकल है। स्टडी इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ मर्करी इन फिश ऑफ कोडाई लेक। न्यूज में था, अगर आपने ये न्यूज पढ़ी होती तो ये आंसर आप यहां पे सही कर चुके होते। तो आंसर आपका आ जाता है कोडाई कनाल, तमिलनाडु। कोडाई लेक भी इसको बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूज में था, करंट अफेयर का न्यूज था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है जो इंडिया में आर्टिफिशियल लेक हैं। ठीक है, आप इनका भी यहाँ पे देख सकते हो, आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इज इट पॉसिबल to produce algae based biofuels, but what are the likely limitations of the developing countries in promoting this industry। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्रोडक्शन ऑफ algae based biofuels, biofuels are very environment friendly fuels because they do not produce any greenhouse gas, any carbon dioxide। अब बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कैसे करें ये अपने आप में समस्या है। हमारे पास जो समंदर में अलगे होते हैं भैया, वो इतने ज्यादा, अगर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया अलगे से बायोफ्यूल बनाने की, तो उस दिन समझ लो दुनिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे।
और क्लाइमेट चेंज को भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अलगे हमारे पास एक्सेस सप्लाई में है। अगर आपने अलगे का यूज कर लिया ना बायोफ्यूल के लिए, तो समझ लो उस दिन एकदम आपकी नैया पार हो जाएगी, दुनिया की नैया पार हो जाएगी। लेकिन अलगे से बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन अगर आपने इस चैलेंज को ओवरकम कर लिया तो उस दिन क्लाइमेट चेंज की समस्या सोल्व हो सकती है। लेकिन यहां पे कुछ अड़चन है। अड़चन क्या है? अड़चन यह है कि अलगई से बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करना इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, वेरी कॉस्टली अफेयर। तो डेवलपिंग कंट्री तो इसके अंदर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती। इट टेक्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। देखिए, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अभी, अगर आपको मैं दिखाऊं और अगर आप उसको देखो तो आर्टिकल नहीं, यहां पे नहीं है, गुम हो गया। खैर, अमेरिका ने 1970s में, आपको पता है वहां पे फ्यूल क्राइसिस आया था, तो उस समय अमेरिका ने बायोफ्यूल के अंदर, अलगई के अंदर जो है शुरू किया था थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना, कुछ बिलियन डॉलर्स। आज तक अमेरिका वाले अलगई से लार्ज स्केल पे बायोफ्यूल नहीं बना पाए। तो डेवलपिंग कंट्री तो अब छोड़ ही दो। तो ये क्वेश्चन डेवलपिंग कंट्री के बारे में ही है कि क्या प्रॉब्लम है कि डेवलपिंग कंट्री अलगे से बायोफ्यूल नहीं प्रोड्यूस कर सकती। क्या कह रहा है? प्रोडक्शन ऑफ अलगे बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट इन द कॉन्टिनेंट्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं आप वहां पे भी अलगे प्रोड्यूस कर सकते हो उससे बायोफ्यूल। तो ये स्टेटमेंट तो कोई खास मुझे लगी नहीं। तो जो आपकी जो स्टेटमेंट 1 है तो डेफिनेटली तो इनकरेक्ट हो गई। तो 1 इसके अंदर भी है, 1 इसके अंदर भी है, तो बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेटिंग अप द इंजीनियरिंग इन अलगे बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, वेरी गुड, अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। भैया हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये आपको मैंने पहले बताया। Economically viable production necessitates the setting up of a large scale facility which may arise ecological and the social concern। सीधी सी बात है। कैसे? अब आप सपोज करो, अगर आप हर जगह पे अलग ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे तो इससे एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड कम होगा तो फूड प्रोडक्शन कम होगा, फूड प्रोडक्शन कम होगा तो सोशल कंसर्न बढ़ जाएगा। तो एक चीज आप जब अच्छी करने जाते हो तो दूसरी चीज में नुकसान हो सकता है। और अलगे बेस्ड जो बायोफ्यूल है इनको बनाने में हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज लगता है, हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती हैं। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे बी। बाकी थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल है यहाँ पे, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग, 2013 का क्वेश्चन है। स्टार टोर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी होग एंड द स्पाइडर मंकी, Which of the following is found in India? पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। अगर आपको इनके बारे में पता है, एक एक करके इनके बारे में पढ़ रखा है तो सही है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपका आंसर सही नहीं हो सकता। तो आपका जो ये 4 है, स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी इज नॉट फाउंड इन इंडिया, स्पाइडर मंकी इज फाउंड इन सेंट्रल अमेरिका। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो 4 जो है इनकरेक्ट है, तो इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 है, ठीक है। पिग्मी होग इंडिया में मिलता है, पिग्मी होग आपको आसाम में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो इसका मतलब 3 भी होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 1A हो जाएगा, मतलब 1, 2 एंड 3। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज आवर पिग्मी होग, ये आपका हो जाता है टोर्टोइस, ये आपका हो जाता है स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी को इंडिया में क्या कहते हैं? स्पाइडर मंकी इन इंडिया इज कॉल्ड सिंग लाइक, कुछ इसका नाम था, पता नहीं, छोड़ो। तो पिग्मी होग इंडिया में अभी सिर्फ 150 बचे हैं, ठीक है। और ये वल्नरेबल लिस्ट में है, वल्नरेबल लिस्ट में है IUCN की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल। 2013 का क्वेश्चन है। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे उस समय पे। मैमल क्या होता है? मैमल का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को पिलाने के लिए, उनको बोलते हैं मैमल, ठीक है, मैमल बोलते हैं। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है? सी काउ, सी काउ, सी लायन एंड सी हॉर्स। देखिए, अगर जमीन पे आप हॉर्स की बात करो तो इट्स अ मैमल, लेकिन जब जब ओशन सी या सी हॉर्स की बात करते हो इट्स नॉट अ मैमल, इट्स अ काइंड ऑफ फिश। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपके बच गया आपके पास 1 एंड 3। 1 एंड 3 कौन सा है? ये है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी सी काउ है, ये हमारा सी लायन है, और ये हमारा जो है सी हॉर्स है, दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं। इट्स नॉट अ मैमल टाइप का, है ना। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अगला क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, अगेरिकस, नोस्टोक एंड द स्पाइरोजीरिया।
क्या कहता है, इनमें से कौन सा जो है बायो एज अ बायो फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर सकते हैं? नोटस्टॉक को हम लोग एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। अगैरिकस जो होता है इट्स अ काइंड ऑफ, आई वुड से, इसके ये जो एगेरिकस होता है मशरूम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो मशरूम, और ये काफी पॉइजनस होता है, तो डेफिनेटली इसको तो आप पॉइजनस है तो इसको यूज नहीं कर सकते। स्पैरोगेरी जो जायरा होता है ये होता है आपका पानी के ऊपर तैरता रहता है, पानी के ऊपर, ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो नोस्टॉक होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, एन फॉर नाइट्रोजन, एन फॉर नोस्टॉक, तो आप इसको थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो। और नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, तो थोड़ा कनेक्शन आपको बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो, अदरवाइज इट्स अ टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल्ड मकाक फाउंड इन द नेचुरल हैबिटाट? काफी ज्यादा न्यूज में रहता है लायन टेल्ड मकाक, आपको पता होना चाहिए, ये हमारे शेड्यूल 1 के अंदर भी आता है। कहां पाया जाता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कहां पे पाया जाता है। ये जनरली आपका जाता है वेस्टर्न घाट्स जो है उस एरिया में ज्यादा पाया जाता है। अब आंध्र प्रदेश के अंदर तो वेस्टर्न घाट नहीं है, वेस्टर्न घाट कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में। तो 1, 2 एंड 3 डेफिनेटली यहाँ पे पाया जाता है। आप इसकी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका मकाक, ठीक है। मकाक फॉरेस्ट भी वहां पे मिलते हैं। इसकी अगर आप चेहरा देखो तो बिल्कुल लायन के जैसा है, इसलिए इसको बोला जाता है लायन टेल्ड। इसकी जो पूंछ है वो भी बिल्कुल शेर के जैसी होती है, पूंछ जो इसकी जो टेल है ना, बिल्कुल इट लुक्स लाइक अ लायन टेल, तो इसलिए इसे कहा जाता है लायन टेल्ड मकाक, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकल भाषा में बोलते हैं सिंगालिका, सिंगालिका। सिंगालिका का मतलब होता है, सिंग का मतलब होता है शेर, लायन, और सिंगाली का मतलब लायन के जैसा, लायन लाइक, ठीक है। तो थोड़ा आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आईयूसीएन की जो में है, जो है एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, एंडेंजर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग फोना इन इंडिया, घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल एंड द स्वॉम्प डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड? बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये क्वेश्चन, मोस्टली बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर फोकस करते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। एज लॉन्ग एज अगर वो स्पीसीज करंटली न्यूज में था तब तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप हर स्पीसी को तो याद नहीं कर सकते। लेकिन घड़ियाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि घड़ियाल शेड्यूल 1 के अंदर आता है और शेड्यूल 1 का आपको पता होना चाहिए। तो शेड्यूल 1 के अंदर जो भी स्पीसीज आते हैं हमारे, आपको उनका आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए, ठीक है। और जो साइट्स के अंदर आते हैं आपको उनका भी स्टेटस पता होना चाहिए। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, इसके अंदर जो इसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं, अपेंडिक्स 1, उनका स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए। कम से कम जो इंडिया में पाए जाते हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं इंडिया में आपको वो पता होना चाहिए, जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे एनिमल जो शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं और क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और जो साइट्स के अंदर आते हैं अपेंडिक्स 1 में और इंडिया में भी पाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो घड़ियाल, घड़ियाल तो वैसे भी करंटली न्यूज में था क्योंकि उड़ीसा इंडिया का ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें तीनों वैरायटी पाई जाती हैं घड़ियाल की। तो घड़ियाल इज अगेन इन द न्यूज, सो दैट इज व्हाई इट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन, याद रहेगा एग्जाम में। चलिए लेदर बैक टर्टल, आप यहाँ पे देख सकते हो लेदर बैक टर्टल, ये है लेदर बैक टर्टल, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा स्वॉम्प डियर है। स्वॉम्प डियर बेचारा बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, स्वॉम्प को एज एग्रीकल्चर लैंड यूज करना शुरू कर दिया। स्वॉम्प का मतलब होता है जो दलदली जगह होती है, जो आपकी वाटर बॉडीज वगैरह होती हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर बॉडीज खत्म होती चली जा रही हैं, वेटलैंड्स खत्म हो रही हैं, स्वॉम्प्स खत्म हो रहे हैं, तो ये जो हमारा बेचारा जो स्वॉम्प डियर है ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, ड्रेनिंग ऑफ स्वॉम्प्स एंड एग्रीकल्चर लैंड एंड ऑल दैट। लेदर बैक टर्टल जो एंडेंजर्ड है, ठीक है, ये भी खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन केयरलेसनेस। घड़ियाल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन। घड़ियाल इज अगेन इन द न्यूज, तो इट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर 2021 यूपीएससी एज वेल, ठीक है। तो इसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 27 क्वेश्चन, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन? इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे जो भी नेशनल एनिमल है ना, नेशनल एलिमन, नेशनल बर्ड, नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स, इनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ठीक है, साइट स्टेटस क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो इंडिया के नेशनल, जो जैसे हेरिटेज एनिमल हो गया या बर्ड हो गया, वो नेशनल पता होना चाहिए। जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है ही हमारे लिए, है ना। अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि इसकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है,
पोचिंग तो एक रीजन है ही, लोग इसको मार रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम पोचिंग, पोचिंग के अलावा और कौन कौन से रीजन हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेज ऑन रिवर, ओके। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर। अगर आपको डॉल्फिन के बारे में पता हो, क्रोकोडाइल्स डॉल्फिन को नहीं मारते हैं, और अगर कभी कभार मार भी देते हैं तो ये इनकी पॉपुलेशन कम होने का बहुत बड़ा रीजन नहीं है। गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट्स, ये बहुत बड़ा रीजन है। जो हम लोग मछली पकड़ने के लिए नेट डालते हैं, जाल फैलाते हैं, उसमें फंस जाती हैं बेचारी, और जब एक बार ये फंस जाती हैं तो हम इनको वापस नहीं छोड़ते हैं पानी में, इनको मार के खा जाते हैं। अगला क्या है? यूज ऑफ द सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड द अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड। भैया ये तो देखो है ही यार, केमिकल तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट तो इसका इनकरेक्ट हो जाता है। तो सेकंड किस किस के अंदर है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बचा कौन सा हमारे पास? 1, 3 एंड 4, ठीक है। जो आपकी जो डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसका लोकल बोल, इसका नाम है सुसु, और ये ब्लाइंड होती है। कैसी होती है? ब्लाइंड होती है, ये आपने याद रखना है, इट्स अ ब्लाइंड। और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मडी वाटर में, पोल्यूटेड वाटर में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। कहाँ पे मिलती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम में पाई जाती है। कर्नाफुली, संगू रिवर सिस्टम नेपाल के अंदर, इंडिया बांग्लादेश में पाई जाती है। फ्रेश वाटर में मिलती है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। और ये मैमल्स होती हैं। डॉल्फिन इज नॉट अ फिश, डॉल्फिन इज अ मैमल, एंड बिकॉज इट्स अ मैमल, तो इसको सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है। तो हर थोड़ी देर में ये पानी के ऊपर आती है सांस लेने के लिए, ठीक है। बिहार में एक डॉल्फिन सेंचुरी बना रखी है, ठीक है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, आपको पता होना चाहिए। और वहां पे जिसका जो लोकल नाम है दैट इज सून, सून कहते हैं बिहार में लोकली डॉल्फिन को, ठीक है। चलिए, तो थ्रेट टू गैंगेटिक डॉल्फिन आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से इसके थ्रेट हैं। वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टॉक्सिसिटी ऑफ द रिवर्स, किलिंग ऑफ देम बाय द ऑयल इनहेबिटेंट्स, ऑयल के लिए लोग उसको मारते हैं। एक्सीडेंटल किलिंग व्हेन द गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर ट्रैप्ड इन द फिशरमैन गियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज इकोसिस्टम। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने बायोडायवर्सिटी को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, साथ के साथ ह्यूमन को भी प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड द बायोडायवर्सिटी। और ये कौन सा प्रोग्राम है? इसे बोलते हैं MAB, मैन एंड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। यूनेस्को ने चलाया था, पता होना चाहिए। ये बात करता है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करता है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 एरियाज होते हैं, 3 जोन होते हैं। कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन के अंदर ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों रहते हैं। बफर जोन के अंदर भी दोनों रहते हैं, लेकिन कोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स रहते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। इसका मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का जो मेन मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हम लोगों को एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट करना है, दोनों को साथ लेके चलना है। दैट इज सेड अंडर द बायोस्फीयर रिजर्व। बोटेनिकल गार्डन में बिल्कुल भी नहीं होता है, नेशनल पार्क्स में भी नहीं होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी नहीं होता है। होता तो है इनमें, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होता है वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, नाम में ही लिखा हुआ है मैन और बायोस्फीयर, और ये काम बात करता है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये क्या करता है? जो नेटिव डेवलपर्स हैं, जो वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों को बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इको सेंसिटिव जोन वो होते हैं जो आपके फॉरेस्ट एरिया से बाहर की तरफ होते हैं, जो आपके फॉरेस्ट का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपके फॉरेस्ट के आउटर साइड में होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उसके अंदर भी प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है। जो सेंसिटिव एरिया होता है उसे कहते हैं इको सेंसिटिव जोन। इसे आप इको फ्रजाइल जोन भी कह सकते हो। क्या कहता है पहला ऑप्शन? इको सेंसिटिव जोन आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपको एग्जैक्ट पता है इसके बारे में तभी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने की बात नहीं करता है। ये आपको यहाँ पे अगर थोड़ा आइडिया है तो आप इसको बता सकते हो, तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आगे कहता है द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। जैसे ये आपका फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया के साथ में जो थोड़ी जमीन होती है वो होती है इको सेंसिटिव। अब भैया यहाँ पे तो लोग भी रहेंगे,
खेती बाड़ी भी करेंगे, अपना लिवलीहुड भी करेंगे। तो इको सेंसिटिव जोन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। सिर्फ और सिर्फ जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, बाकी हर जगह ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। तो ये काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नीदर 1 नोर 2। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है रादर देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, आगे क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेशनल पार्क्स हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द सब ट्रॉपिकल टू द टेम्परेट एंड द आर्कटिक। 2015 का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी बहुत सारी कोचिंग ने इसको गलत बताया था। कोई कह रहे थे कंचनजुंगा, कोई कह रहा था न्योरा, कोई कह रहा था नंदा देवी, कोई कह रहा था नामदफा, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर दिया नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा जो नेशनल पार्क है ये पाया जाता है आपका कहां पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये देखिए, ये आपका अरुणाचल है, ये है नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, यहां पे पाया जाता है। अब यहाँ पे हर तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस भी देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे आर्कटिक वेजिटेशन भी देखने को मिलती है। हर तरह की वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। विंटर में आपको ज्यादातर यहाँ पे आर्कटिक वेजिटेशन देखने को मिलती है, आर्कटिक टाइप, टेम्परेट टाइप। समर में आपको सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल देखने को मिलती है, क्योंकि सर नेचर ही ऐसा है। कंचनजुंगा में मोस्टली आपको टेम्परेट और आर्कटिक देखने को मिलती है, कंचनजुंगा में आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल नहीं दिखती है। ठीक है, ऐसा ही नंदा देवी के अंदर है। नंदा देवी तो ऑलमोस्ट अगर आप जाते हो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कोल्ड डेजर्ट, तो यहाँ पे तो टेम्परेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। न्योरा जो वैली नेशनल पार्क है ये आपका मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको आर्कटिक देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो आपका आंसर आ जाता है डी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। हालांकि मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसको गलत बताया था, फिर भी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन। भैया यार इसमें बिल्कुल फैक्चुअल है, दुनिया में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक नेशनल पार्क, क्योंकि ये फ्लोट करता है, ये अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। इसका नाम है केबू लामझाओ नेशनल पार्क। केबू लामझाओ नेशनल पार्क कहां पे पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है कहां पे, मणिपुर के अंदर ये पाया जाता है। जो लोकटक लेक है ना, लोकटक लेक बहुत बड़ी लेक है, उस लोकटक लेक में बीच में है जो आपका केबू लामझाओ नेशनल पार्क, और जो फ्लोट करता रहता है, अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है, और ये दुनिया में अपने आप में एकमात्र ऐसा है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये घूमते रहते हैं इधर से उधर, इन्हें कहते हैं फुमडीज, इनका लोकल नाम है वो है फुमडीज। ठीक है, तो बस यही है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आगे मिलने वाले हैं हम लोग, शायद अगले हफ्ते दोबारा और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो 2-3 हफ्ते का प्रोग्राम है, अब ये चलने वाला है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।